सवाल नंबर 89 है भैया। नेक्स्ट इस भाग में सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। तो आपसे पूछा है कि भाई घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए सवाल के अनुसार 25% कमी होने पर भाई आप सेब लेने के लिए गए, सेब का मूल्य घट गया, 25% ही कमी आई। तो एक ग्राहक को 240 रुपए, उसके जेब में 240 रुपए थे, 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद कर लाया। देखिए 2 किलोग्राम सेब अधिक लाया, ये नहीं पता कि कुल कितने सेब खरीद कर लाया। तो जैसे ही भाई 25% की कमी आई तो 25/100। अब देखिए वैसे तो 25% की कमी को हम 75/100 लिखते हैं। परसेंट है 100 का, परसेंट 100 का है तो परसेंट घट गया तो 100 में से घटा कर बटे 100, परसेंट बढ़ गया तो 100 में जोड़ कर बटे 100 करते हैं। मगर एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ही 25% कमी आई और यदि मैं लिख दूं कि भाई 75% प्राप्त हुआ, 25% की कमी होने के बाद 75% प्राप्त हुआ, तो मुझे देखना होगा कि कुल सेब कितने प्राप्त हुए। और मेरे पास केवल ये है कि 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कुल कितने सेब मिलते हैं। यदि यहाँ पर सेबों की कुल संख्या प्राप्त संख्या दी हो तो फिर तो 75 के बराबर हम करेंगे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कुल कितने सेब खरीद कर लाए हैं। मगर जब आप दुकान पर गए तो दुकान वाले ने बताया कि 25% भाव घट गया। जैसे 25% भाव घट गया तो मान अगर कोई वस्तु 100 रुपए की आती हो तो अब वो 75 की आने शुरू हो, क्योंकि 25% भाव कम हो गया, भाव घट गया। तो आपके 25 रुपए बच गए, क्योंकि जो वस्तु 100 रुपए की थी अब वो वस्तु 25% कम यानी 75 रुपए की आपको मिल गई, तो आपके 25 रुपए बच गए। तो दुकानदार ने आपको 25 रुपए नहीं दिए, बल्कि 25 रुपए में आपको 2 किलोग्राम सेब अधिक दे दिए। अब देखिए 25 रुपए में 2 किलोग्राम सेब वो दुकानदार आपको दे रहा है, तो इसका मतलब 25 रुपए में 2 किलो सेब आते होंगे। रुपए तो इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने परसेंटेज 100 का है तो माना 100 रुपए थे, लेकिन 25% की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपके 25 रुपए बच गए और आपको 2 किलोग्राम सेब अधिक मिल गए, तो इसका मतलब 25 रुपए में 2 किलोग्राम सेब आते होंगे। वरना बताओ 25 में 2 किलो सेब क्यों देगा दुकानदार आपको? भाई आपके 2 रुपए बच गए और 2 रुपए में कोई एक वस्तु आपको दे दी, तो इसका मतलब इस वस्तु की कीमत ही 2 रुपए होगी, वरना वो वस्तु क्यों देगा। तो सेम उसी प्रकार जब 25% आपके रुपए बच गए, 25%, यदि 25% आपके रुपए बच गए और इन बचे हुए में उसने आपको 2 किलोग्राम सेब अधिक दे दिए, इसका मतलब 25% ही 2 किलो के बराबर है। समझ रहे? 25% ही 2 किलो के बराबर है। और जब 25% बराबर 2 किलो है, तुम देख लो कुल कितना। तो कुल के लिए 100 तो भेज दो ऊपर और 25 नीचे। देखो 25 तक कितनी 4 और 4 दूनी 8, तो आज आप कुल 8 किलोग्राम सेब खरीद कर लाए। देखो भैया ये जो 8 किलोग्राम सेब यानी इसे हल करने के बाद जो भी कुछ होगा वो हमेशा आज का वैल्यू होगा। आज मतलब सवाल के अनुसार अब भाई भाव घट गया तो घटने के बाद जितने किलो आप लाए वो मान निकल का होगा। और ये पूछा भाई इतना भाव बढ़ गया तो बढ़ने के बाद, यानी घटने या बढ़ने के बाद जो टोटल आप किलोग्राम खरीद कर लाए वो 8 किलो है। अब सवाल ये पूछ रहा कि घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। भाई आप रुपए तो लेकर गए थे 240 और 240 रुपए लेकर गए, सवाल के अनुसार घटा हुआ मूल्य पूछा और घटने के बाद आप 8 किलो खरीद कर लाए। जब 240 रुपए में 8 किलो खरीद कर लाए तो 1 किलो कितने का हो गया? 30 रुपए प्रति किलोग्राम उन सेब का मूल्य है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले भाई पहला मूल्य बताओ, ठीक है, या कल का मूल्य बताओ या प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। समझिए आज आप 8 किलो खरीद कर लाए और 8 किलो जब खरीदे, जब आपको 2 किलो अधिक मिल गए, यानी 2 किलो अधिक मिलने के बाद 8 किलो हैं, तो कल तो फिर भाई 6 किलो खरीद कर लाए थे और रुपए 240 ही थे। अब 240 में हम 6 किलो लाए थे तो काट के छोटा कर दिए। 40 रुपए प्रति किलो कल का भाव था, 30 रुपए प्रति किलो आज का भाव है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, सवाल नंबर 90 और सेम उसी प्रकार क्वेश्चन समझिए। यदि कोई मिटाने वाली रबर है और उनका भाव 25% कम हो जाए तो 1 रुपए में 2 रबर अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो बताइए 1 रुपए में प्राप्त होने वाले रबरों की संख्या क्या होगी। भाई 25% भाव घट गया,
इसका मतलब मेरे 25% रुपए बच गए, और जैसे ही 25% रुपए बच गए तो दुकानदार ने मुझे 2 रबर देखो क्या लिख रहा अधिक मिल गई। इसका मतलब अगर 25% भाव न घटता तो क्या 2 रबर अधिक मिलती? नहीं, यानी 25% है तो 2 रबर भी है, 25% नहीं है 2 रबर भी नहीं है। तो जैसे ही 25% भाव कम हुआ, मेरे 25% रुपए बच गए, तो दुकानदार ने 2 रबर अधिक दे दी। इसका मतलब 25% बराबर 2 रबर है, और यदि 25% बराबर 2 है तो कुल कितना? 100 ऊपर 25 नीचे, 25 तक 4 और 4 दूनी 8 रबर। और देखो मैंने अभी आपको बताया हमेशा आज की वैल्यू होगी, आज की रबर है घटने बढ़ने के बाद। यहाँ पे 25% कमी हुई, इसका मतलब जब भाव घट गया, भाव घटने के बाद मुझे 8 रबर मिली। रुपए कितने थे? 1, तो 1 रुपए की 8 रबर। मगर 1 मिनट रुकी, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि भाई घटने के बाद का मूल्य बताओ। हो सकता है यहाँ लिखा जाए कि कल का मूल्य बताओ, प्रारंभिक मूल्य बताओ, लेकिन यहाँ पर हमें या तो इसने ये भी नहीं दिया कि भाई घटा मूल्य बताओ, ना ये दिया कि प्रारंभिक मूल्य बताओ। यदि पूछ रहा है कि 1 रुपए में प्राप्त रबरों की संख्या बताओ, तो इस लाइन से ये क्लियर नहीं हुआ कि भाई घटने के बाद का मूल्य पूछा, यानी आज का मूल्य पूछा, या कल का मूल्य पूछ रहा। यदि यहाँ पर कोई शर्त हो कि घटा हुआ मूल्य बताओ, घटा हुआ का मतलब है 8 रबर है 1 रुपए की, या पूछा कल का मूल्य बताओ, या कल कितनी रबर थी, तो भाई आज आप 2 अधिक लाए, और 2 अधिक होने के बाद 8 है तो कल 6 लाए थे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि आज का पूछ रहा या भाई प्रारंभिक पूछ रहा, कल का पूछ रहा। और यदि ऐसी कोई शर्त न हो तो ध्यान दीजिए, हमेशा प्रारंभिक मूल्य या प्रारंभिक संख्या ही ज्ञात की जाती है। यदि सवाल में ये शर्त न हो कि घटने के बाद बताओ या पहला बताओ, आज का बताओ या कल का बताओ, ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो हमेशा पहला मूल्य या पहली संख्या ही ज्ञात की जाती है। यानी जो घटने या बढ़ने के बाद पहले थी, जो कल का मूल्य है, जो मूल ये जो प्रारंभिक मूल्य है वही ज्ञात करोगे। और देखिए जब यहाँ कोई शर्त नहीं तो क्या निकाल लेंगे? प्रारंभिक मतलब पहले वाला। और यदि आज 2 नंबर अधिक होने के बाद 8 है तो कल तो 6 आई होगी, और रुपए कितने थे? 1, तो मूल्य क्या हुआ? 1 रुपए की 6 रबर। देखिए एक क्वेश्चन 91 ऊपर ये भी लिखा हुआ है, और ये भी समझिए। एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती हैं, तो बताइए घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? जैसे भाव में 33 सही 1/3% की कमी आई, तो एक दुकानदार ने 4 वस्तु आपको अधिक दे दी। अच्छा, उसने अधिक वस्तु क्यों दे दी भाई? क्योंकि भाव घट गया, आपके कुछ पैसे बच गए होंगे, तो उसने पैसे नहीं दिए बल्कि आपको वस्तु दे दी। तो इसका मतलब जितने पैसे बच गए होंगे उसमें ही तो अधिक वस्तु आई होगी। तो कितने पैसे बचे? 33 सही 1/3%, यानी 33 के 99 और 1 100/3। और देखो प्रतिशत को बटे में 100 लिखते हैं, इसलिए 100/300 लिख दो, या 100/3 गुना 100 लिख दो। अब जो रुपए बच गए वो 100/3 गुना 100 या 100/300 है, और बराबर वस्तु कितनी अधिक आई भाई? 4। इसका मतलब 100/300 में 4 वस्तु आती होंगी। और जब 100/300 4 है तो कुल कितनी? देखो 100 तो काट लो, 3 पहुंच गया ऊपर, तो 4 दिया 12। इसका मतलब आज देखिए मैंने आपको बताया ये हमेशा आज की वैल्यू होगी, चाहे वो घटने के बाद हो या बढ़ने के बाद हो, भाव घटे भाव बढ़े। तो आज आप 12 वस्तु खरीद कर लाए। कितनी वस्तु भाई? 12 वस्तु। मगर सवाल ने क्या पूछा? अभी इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, इसमें लिखा था कि 1 रुपए में प्राप्त रबर की संख्या बताओ, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई पहला भाव पूछा या आज का। और यदि ये नहीं पता हो कि पहला निकालना कि आज का, तो हमेशा पहले वाला ही ज्ञात करना होगा। मगर इसमें एक शर्त है, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। अब इसने तो कह दिया कि पहला मूल्य बताओ, तो फिर तो क्लियर है पहला ही निकालना। ये कहता है घटने के बाद का मूल्य बताओ, तो क्लियर है बाद का मतलब आज का मूल्य बताना, 1 रुपए की 12 वस्तु। लेकिन यदि कोई शर्त न हो तो हमेशा पहला, और शर्त है तो उसके अनुसार इसने पूछा भाई पहले मूल्य बताओ, तो पहले के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। आज आप 4 वस्तु अधिक खरीद कर लाए, और 4 वस्तु अधिक होने के बाद 12 वस्तु हैं, तो कल तो फिर 8 ही वस्तु आई होंगी। भाई 4 ज्यादा होने के बाद आपकी जेब में 12 है, तो कल कितनी थी या पहले कितनी थी? तो 1 रुपए की 8 वस्तु हम कल भी खरीद कर लाए थे, आपका आंसर। तो 3 क्वेश्चन हमने लगभग एक जैसे ही पढ़े। फर्क बस इतना है
कि अगर कोई शर्त न हो कि आज का मूल्य बताओ या कल का मूल्य बताओ, तो हमेशा आप पहला मूल्य ही ज्ञात करेंगे। और यदि शर्त है कि घटने के बाद का या घटने से पहला या बढ़ने के बाद का या बढ़ने से पहला, तो शर्त के अनुसार ज्ञात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सवाल है। नेक्स्ट की बात, अब दो क्वेश्चन भाई सेम एक ही तरह क्वेश्चन है, 92 और 93, एक मेरे लिए एक आपके लिए। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। अगर कम से कम पास होना तो 35% अंक चाहिए। किसी छात्र को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो बताइए कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं और परीक्षा कितने नंबर की चल रही, 400 की, 500 की, 1000 की। भाई अगर पास होना तो कम से कम 35% नंबर, 35/100 नंबर अनिवार्य रूप से लेने होंगे। 35/100 नंबर तो चाहिए। मगर किसी भाई साहब को 40 नंबर तो मिल गए, फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब उसके 30 अंक कम रह गए। भाई मेरिट में तो नाम आया पर 1 नंबर तो कम रहेगा। इसका मतलब 1 नंबर अगर और मिल जाता तो पास हो जाते। वही बात यहाँ पे कि अगर 40 अंक तो उसे मिल गए और 30 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 40 तो उसके पास है, 30 तक फेल है। अगर ये 30 भी उसे मिल जाते, 40-30 अगर 70 नंबर मिल जाते तो कम से कम पास तो हो जाता। इसका मतलब 40 और 30 70। अगर नंबर की बात करें तो कम से कम पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए, और परसेंट की बात करें तो कम से कम पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। तो परसेंट में तो 35%, 35/100, और नंबर में 70। तो देखियो कम से कम 35% ही 70 के बराबर होगा। भाई परसेंट में देख रहे हो तो 35% चाहिए, वास्तविक में देख रहे हो तो 70 नंबर चाहिए। इसका मतलब 35% ही 70 के बराबर है। तो पूछे कुल कितना, अब कुल के लिए 100 ऊपर 35 नीचे, 35 पे 2 बार और बराबर कितना 200। तो अधिकतम जो परीक्षा है वह 200 नंबर की चल रही। उसी प्रकार ये सवाल आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रम से 35% और 40% है। यानी अगर लड़कियों को पास होना तो कम से कम 35% नंबर चाहिए और लड़कों को पास होना तो कम से कम 40% नंबर चाहिए। अब किसी लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से फेल हो गया, तो बताइए लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे। सवाल तो लगभग उसी प्रकार का जो अभी आपने 2 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन इसमें दोनों दे दिए, लड़के और लड़की दोनों दे दिए। कोई बात नहीं भैया, अगर लड़कियों की बात करें तो कम से कम 35% नंबर चाहिए, और अगर बात लड़कों की करें तो 40% नंबर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया कि एक लड़के ने, बात चल रही 40% की, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। 483 तो उसे मिल गए, लेकिन फिर भी 117 अंकों से फेल हो गया। अगर 483 मिल गए, 117 और मिल जाते, यानी कुल अगर 600 नंबर मिल जाते तो कम से कम पास तो हो जाता। तो यहाँ पर परसेंट तो कह रहा है कि 40% पास होना और नंबर में कि 600 पास होना। तो इसका मतलब 40% इन 40/100 ही 600 के बराबर होगा। और जब 40% बराबर 100 है तो परीक्षा कुल कितने नंबर की चल रही, कुल 100% का मान कितना, तो कुल के लिए 100/40। एक 0 काट दूं, 4 तक 15 और 15 गुणा 100 यानी 1500। अब यदि अधिकतम की बात हो कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो 1500 हैं। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे। अब लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक है 35%, तो आप इसका 35/100 निकालें। 2 0 काट दें, 15 पंजे 75, हासिल को 7 और 15 × 3 = 45 और भैया 7, आपको 525 नंबर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 95 कि किसी परीक्षा में ए और बी क्रम से 60 और 30% अंक प्राप्त करते हैं। यदि उनके प्राप्त अंकों का योग 783 हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। देखिए, ए भाई साहब ने 60% नंबर लिए, जबकि बी भाई साहब ने 30% नंबर लिए का मतलब प्राप्तांक। अब इसके प्राप्तांक 60% है, इसके प्राप्तांक 30% है। और यदि दोनों के प्राप्तांकों का योग 783 हो, अब देखिए अगर वास्तविक की बात करें तो प्राप्तांकों का जो योग है वो 783 है, मगर परसेंटेज की अगर बात करें, ए के प्राप्तांक 60, बी के प्राप्तांक 30, इसका मतलब दोनों का जो योग हुआ वो 90% हुआ। 60% इसने रखे, 30% इसने, तो परसेंटेज में दोनों के प्राप्तांकों का योग तो है जी 90।
और वास्तविक में दोनों का जो प्राप्तांकों का योग है वो है 783। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% ही 783 के बराबर हो। 90% ही भाई 90/100 पता लग गया। 90 कहां से आ गया भाई, ए ने प्राप्त करे 60%, बी ने प्राप्त करे 30%, तो प्राप्तांकों का जो योग है वो 90% है, 90/100। और यदि परसेंटेज के हिसाब से 90% है और सवाल के हिसाब से योग है 783 ने पूछा है जी कुल कितना, तो कुल के लिए 100 ऊपर 90 नीचे। सेम सवाल है, काट का आप छोटा सा अपने आप कर लीजिएगा भाई। चलिए भाई बात है 96 सवाल की कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए। भाई 5% को अयोग्य घोषित कर दिया गया तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे, और यदि 4275 विद्यार्थी अन्य वर्गों से हों तो ये बताइए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? आपसे पूछा भाई बताइए कुल विद्यार्थी कितने हैं, पता नहीं कितने, मैंने कुल ही लिख दिया। लेकिन ये जो कुल विद्यार्थी थे इनमें से 5% को अयोग्य घोषित कर दिया। अब जो अयोग्य घोषित कर दिए तो अपने घर चले गए कि भाई जो हम सामान्य या अन्य वर्ग देखेंगे वो अयोग्य तक देखेंगे। अयोग्य का मतलब उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कैंसिल हो गए। तो जब 5% को अयोग्य घोषित कर दिया तो हमारे पास 95% यानी कुल का 95/100% विद्यार्थी बचे। अब ये जो योग्य विद्यार्थी बच गए 95%, कुल का 95/100। अब इनमें से भाई 85% सामान्य वर्ग के हैं। अब यदि 85% सामान्य वर्ग के हैं तो अन्य वर्ग के कितने रह गए? 15%। भाई 15/100, 85% है, 15 में बचे कितने? 15, क्योंकि परसेंट किसका होना? 100 का। 100 में से 85 गए तो 15। अब कुल का 5% निकल गया 95/100, उनका 85% निकल गया 15/100। अब ये जो टोटल है ये हमने अन्य वर्गों के अभ्यर्थी निकाल ली। तो हमारे हिसाब से सवाल के जो कंडीशन है कुल गुणा 95/100 गुणा 15/100 अन्य वर्गों के विद्यार्थी हैं। जबकि सवाल ये कह रहा है कि भाई अन्य वर्गों के जो विद्यार्थी हैं वो 4275 हैं, तो क्यों नहीं हो इसके बराबर हो गया, क्योंकि परसेंटेज में तो ये है जी अन्य विद्यार्थी और वास्तविक में 4275 है जी अन्य विद्यार्थी, तो अन्य के बराबर। समझ रहे होंगे। अब यदि आपसे कुल पूछा तो देखिए जो संख्या बटेगी है वो तो पहुंच गई जी ऊपर, और जो संख्या भाई गुण में है भाई कुल निकालना, तो कुल के साथ जो गुणा में है वो पहुंच गया जी बटे में। कोई समस्या तो नहीं भाई। कुल ज्ञात करना तो जो भाग है वो गुणा में और जो गुणा है वो भाग में। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 30,000 है। वहां पर जो स्कूल में टोटल विद्यार्थी थे वे 30,000 थे। 57 क्वेश्चन की एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। अब एक अन्य विद्यार्थी जो दूसरा कोई विद्यार्थी है 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए अगर पास होना तो न्यूनतम अंक कितने चाहिए? भाई अगर पास होना तो कम से कम कितने % नंबर चाहिए ही चाहिए। देखिए कोई एक परीक्षार्थी है जो 30% नंबर प्राप्त करता है और 30% नंबर प्राप्त करने के बाद 5 अंकों से फेल हो जाता है। देखो क्या लिख रहा है कि भाई 5 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब उसे नंबर कितने मिले ये तो नहीं पता। 30% नंबर तो मिले लेकिन अधिकतम कितने नंबर की परीक्षा चल रही ये हमारे पास नहीं है। तो 30% नंबर प्राप्त करने के बाद उसे कुल कितने नंबर मिले ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना पता कि 5 अंकों से फेल है, इसका मतलब पास तो हो जाता पर भाई 5 अंक उसके कम रह गए, 5 अंक कम रह गए। मान अगर 10 मिले तो 15 मिलने चाहिए थे, या 50 मिले तो 55 मिलने चाहिए थे, यानी जितने भी नंबर पास होना था उसमें से 5 नंबर उसके कम रह गए। अब उसका कोई मित्र है दूसरा छात्र जिसने 40% नंबर लिए और 40% नंबर लेकर पास हुआ और भाई 10 नंबर अधिक ले गया, इसका मतलब पास तो है लेकिन 10 नंबर फालतू ले गया। अब 10 नंबर फालतू तो ले गया मगर कुल कितने लिए तो कुल तो यहाँ भी नहीं पता, बस इतना बता कि भाई उसे 10 नंबर ज्यादा मिले, 10 अंक मिल गए उसे भाई साहब कुछ ज्यादा। यानी अगर 10 नंबर कम मिलते जब भी पास था और उसे 5 नंबर फालतू मिलते तब भी पास था। तो न पूछे अगर पास होना तो न्यूनतम अंक कितने होंगे। एक भाई को मिले 30% नंबर, एक को मिले 40% नंबर, तो इनका जो अंतर आया वो 10% नंबरों का अंतर आया। दोनों के अंकों का अंतर कितना है 10%।
इधर एक को मिल रहे 5 अंक कम, एक को मिल रहे 10 अंक ज्यादा, तो अंतर कितना हो गया बताइए, कितना हो गया अंतर? अंतर हो गया जी 15 अंकों का। मैं अंतर बोल रहा और अंतर में 10 और 5 मैंने जोड़ दिए, समझ लीजिए क्यों, क्योंकि 5 अंक कम हैं। जब उसे पास होना तो सबसे पहले तो 5 नंबर वे चाहिए, और जब 5 नंबर मिल जाएंगे तो इसका मतलब कम से कम पास हो जाएगा, और जब इसके बराबर जाना तो 10 नंबर और चाहिए, तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने के लिए तो 15 नंबर की दौड़ है, 15 नंबर चाहिए। दूसरी बात ये आप अपने कापी लिख सकते हैं, अंतर के लिए विपरीत हमेशा जोड़ते हैं और एक से हमेशा घटाते हैं। बात चाहे कम ज्यादा की हो, बात लाभ हानि की हो, बात ऊपर नीचे की हो, बात बाएं दाएं की हो, यदि ये एक से हैं तो अंतर के लिए माइनस, और यदि विपरीत हैं तो अंतर के लिए हमेशा प्लस करते हैं। और देखिए कम और ज्यादा एक दूसरे से विपरीत हैं तो अंतर के लिए हमेशा प्लस करते हैं। तो एक तरफ 10% का अंतर है, एक तरफ 15 अंकों का अंतर है, तो इसका मतलब 10% बराबर ही 15 अंक हैं। और यदि 10% बराबर 15 तो कुल कितना, तो कुल के लिए 100 ऊपर 10 नीचे। तो देखिए जो परीक्षा चल रही है वो तो 150 अंकों की चल रही, यानी अगर अधिकतम अंकों की बात करें तो 150 अंक तो है जो अधिकतम, लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक बताओ। अब 150 में से न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए कि वे कम से कम पास हो जाए? तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए बात चाहे 30% से कर दो और बात चाहे 40% से कर दो। चलो 30% से करके देखते हैं। अब 150 अंकों की कोई परीक्षा है, उसमें से किसी वाला को 30% नंबर मिल गए, 30/100, इसका मतलब 45 नंबर से मिल गए। लेकिन 45 नंबर लेने के बाद सवाल ये कह रहा है कि भाई वो फेल है, और कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं। इसका मतलब अगर उसे 5 अंक और मिल जाए तो कम से कम पास तो हो जाए। तो 45 अंक तो से मिल गए, लेकिन 5 अंक बेचारे कम रहेंगे। अगर 5 और दे दें इक्वल टू 50 अंक अगर आप उसे दे दें तो कम से कम पास हो जाए। तो आपको उत्तर कितना हुआ? 50। ठीक है भाई। कभी कभी क्या है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा आपके लिए, वहां पे क्या पूछा है कि ना बताओ कम से कम जो न्यूनतम अंक है उनका कितना प्रतिशत है। कई बार आपको 50 नंबर ये तो है कि कम से कम कितने नंबर चाहिए, तो 50% चाहिए। लेकिन कई बार पूछागा कितने प्रतिशत चाहिए, तो जब आपसे परसेंट पूछागा तो यहां तक निकालने के बाद कम से कम 50 नंबर चाहिए, तो 50 लिख लो ऊपर, कितने नंबर चाहिए ऊपर लिख लो। कितने में से चाहिए? 150 में से चाहिए भाई। यहाँ हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और हो जाए। और परसेंट के लिए गुना 100। यदि आपसे पूछे कि न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताओ तो इतना कार्य और करना, और आपसे पूछे कि न्यूनतम अंक बताओ तो आपको उत्तर 50 है। आपसे पूछे कि अधिकतम बताओ तो आपको उत्तर 150 है। तो सवाल बोर्ड पर लिख रहा है भाई, और देखिए किस प्रकार हल करेंगे। ऑप्शन भी है। बात करें 99 क्वेश्चन की, ये भी आपके लिए, तो 99 भी आपके सामने है और उसके ऑप्शन भी आपके सामने है। पहचान कीजिए कि 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार के हमने पढ़े थे। बात करते हैं 100 सवाल की। सौ सवाल की एक परीक्षा में कमल को 70% अंक मिले। कोई परीक्षा है, 70% अंक उसने ले लिए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 66% और 61% अंक मिले हों, तो बताइए कि चौथे विषय में कितने परसेंट अंक मिले। देखिए 4 विषयों में से, इसका मतलब परीक्षा 4 विषय की चल रही और 70% अंक प्राप्त किए, तो इसके लिए आपको निकालना होगा कि 4 विषय में कुल कितने नंबर उसके पास हैं। तो चारों विषय के कुल नंबर निकालने के लिए 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो ये कि भाई बात परसेंट की चल रही, मान लिया एक विषय 100 नंबर का था, परसेंट 100 का होता है, और यदि एक विषय 100 का है तो 4 विषय 400 के हो गए। अब इन 4 में तो उसे भाई 70% मिल रहे, तो 70/100 तो 7 चौक 28, 280 नंबर उसे टोटल मिल गई। ठीक है, 280। तो एक तो आप 100 के हिसाब से निकाल लें, बात तो एक ही है। या अपन भी कह सकते थे कि 4 विषय हैं, 70% हैं, तो इसे 4 गुना 70 कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। 7 चौक 28, यहाँ पे आपके 280। तो जब 280 टोटल 4 विषय के नंबर हैं, अब इन 4 विषय में से एक विषय मिले 81%, और यदि मैंने कोई विषय 100 का मान लिया और उसमें तक 81% है तो 81 नंबर है। दूसरे में 66% है तो वो 66 नंबर है। तीसरे में 61% 61 नंबर है। अब यदि इन 4 विषय में से इन 3 विषय के नंबर जोड़कर घटा दिए जाएं
तो बताओ चौथे विषय के नंबर आएंगे नहीं आएंगे? 4 विषय में 280, उन चारों में तो 3 विषय के 208, तो नहीं पूछ रहा चौथे के नंबर कितने, तो 72 नंबर हैं। और यदि एक विषय 100 का मानना, सीधा 72% आपका उत्तर हो गया। 101 सवाल कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, यदि इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए हों तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। जो लड़कियां हैं वे 900 हैं और जो लड़के हैं वो 1100 हैं, तो कुल बालक कितने होंगे स्कूल में? 2000। टोटल 2000 बालक हैं और इन 2000 बालकों में से जो लड़कियां हैं वो 40% पास हैं। और बात जो सवाल का जवाब पूछा किसे पूछा? फेल पे। यानी जब 40% लड़कियां पास हैं तो फेल कितनी है? 60%। आप डायरेक्ट 900 का 60/100 निकाल लीजिए, तो 9×54 540 जो लड़की हैं वो फेल है। अब जो लड़के हैं वो 50% पास हैं। अब यदि 50% पास हैं तो फिर फेल भी भाई 50% है, तो 50/100, 11×5 550 लड़के फेल हैं। तो लड़कियां 540 और लड़के 550 फेल हैं, तो कुल मिलाकर जोड़ दूं तो 1090 बालक फेल हैं। और 1090 बालक फेल हैं कितने बालकों में से? 2000 बालकों में से। परसेंट के लिए हमेशा गुणा 100 करते हैं कि 3 0 काट दूं और 2 तक कितनी बार? 54.5% बालक टोटल स्कूल में फेल हैं। 102 क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। अब यदि दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों और 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास रहे हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? आपको अंग्रेजी और गणित के अलग अलग पास का परसेंटेज दिया, आपको दोनों विषय के विद्यार्थियों का फेल का प्रतिशत दिया, और दोनों विषय में विद्यार्थी जितने पास हैं उनकी संख्या दी 2500। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। सबसे पहली बात यह कि आपके पास 2 विषय हैं, एक आपके पास अंग्रेजी विषय है और एक आपके पास गणित विषय है। आप दोनों को यहाँ पर नोट कीजिए, अंग्रेजी और गणित। देखिए भाई, अंग्रेजी में और गणित का जो परसेंटेज है 60 और 70 वो पास है, वो नहीं पास में चल रहा। लेकिन जो दोनों विषय की बात करी, दोनों विषय में जो है 20% वो फेल की बात चल रही। तो आपको इस पर सवाल जो करना होगा वो हमेशा उस पर करना होगा जहां पर दोनों विषय का परसेंटेज दिया होगा। अब दोनों विषय का जो परसेंटेज है, जो 20% है, वो फेल पे है, तो पूरा सवाल आप फेल पर करो। और यदि दोनों विषय की बात पास पे है तो पूरा सवाल आप पास पर करो। यानी जो प्रतिशत दोनों विषय की होगी सवाल आप उसी पर करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा जटिल सवाल नहीं है। तो देखिए भाई, आप ये तो क्लियर होगा कि हमें सवाल करना किस पे है, फेल पे या पास पे। यहाँ पर जो अलग अलग 2 विषय के नंबर है, हमें फेल हो या पास हो, बस इस पर गौर कीजिए। जो दोनों विषय के इकट्ठा प्रतिशत दिया है, यदि वो फेल पे है तो सवाल पूरा फेल पे होगा, और पास पे है तो सवाल पूरा पास पे होगा। अब यदि हम सवाल फेल पर कर रहे, अंग्रेजी और गणित के जो परसेंटेज है वो पास पे दिए, तो उस पास परसेंट को पहले फेल परसेंट बनाओगे। विद्यार्थी जो अंग्रेजी के हैं वे 60% पास हैं, तो फेल कितने होंगे? 40%, क्योंकि परसेंट तो 100 का है, 60 पास है तो 40 फेल है। ऐसे गणित में अगर 70% पास है तो फेल कितने हैं? 30%। तो यदि मैं दोनों विषय को जोड़कर देखूं तो 70% बालक टोटल फेल हैं। अब यदि पहली लाइन के अनुसार 60% अंग्रेजी में पास हैं तो गणित में फेल हुए, अंग्रेजी में 40% और गणित में 70 पास है तो 30, और दोनों में कितने? 70। लेकिन जब दोनों के 70% बालक फेल हैं और किताब ये भी कह रही है, सवाल ये भी कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे। अब ये दोनों विषय का 20% का क्या मतलब हुआ? जब दोनों को जोड़ने के बाद दोनों के 70% हैं, तो फिर ये दोनों का 20% क्यों दिया? इस बात को समझ लो, 20% का क्या मतलब है। माना 2 लाइन है, या इंग्लिश की लाइन है, ये वे हैं जो इंग्लिश में फेल बालक हैं, और ये भी बैठे व्यक्ति यहाँ पे जो गणित में फेल बालक हैं। देखिए भाई, जब आप इंग्लिश में यहाँ पे फेल गिनेंगे तो कितने होंगे? 40। लेकिन सवाल के अनुसार 20% बालक दोनों और फेल हैं। यदि वे दोनों और फेल हैं और जब आप इंग्लिश वाले गिनेंगे तो 20% बालक इस लाइन में बैठे हुए होंगे। मानो 10 बालक हैं तो 10 बालक यहाँ बैठे, और जब यहाँ से गिनने के बाद यहाँ जाएंगे तो वे 10 यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वे यहाँ भी तो फेल हैं।
तो 20% जो बालक हैं वो इस इंग्लिश में फेल हैं, तो इन 20% की काउंटिंग इंग्लिश के फेल वालों में हो चुकी, यानी 40% में 20 ऑलरेडी जुड़ चुका। और जब आप यहाँ से मैथ वाले गणित लेके जाएंगे तो ये बालक यहाँ से उठकर यहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इधर भी फेल हैं, मैथ में भी फेल है, दोनों और फेल हैं। और यदि वे यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर उनकी गिनती मैथ में भी होगी, इसका मतलब ये 30 में भी जुड़ गए। अब व्यक्ति तो है वो कोई एक या जो भी व्यक्ति हैं, लेकिन अगर वो फेल हो या पास हो कुछ भी हो, भाई गिनती तो हमेशा एक व्यक्ति की एक ही बार होगी। ऐसा तो नहीं कि उसे एक बार यहाँ भी गिन दे एक बार यहाँ भी गिन दें, वो तो दो तो वही अकेला ही हो गया, 10 है तो 20 हो गए इकट्ठे। तो यानी 20% जो है वे इंग्लिश में भी जुड़ गए और वे गणित में भी जुड़ गए, यानी वे 40% में भी जुड़ गए और वे 30% में भी जुड़ गए। और यदि मैं दोनों का योग करता हूँ 70%, तो 70% में वे 2 बार जुड़ गए, 70% में वे 2 बार जुड़ गए। लेकिन कोई भी व्यक्ति जुड़ना एक ही बार चाहिए, तो इसे एक बार यहाँ से माइनस कर दो। या तो नु मान लो कि मैंने अंग्रेजी में घटा लिया उन्हें, चाहे नु मान लो कि गणित में घटा लिया। यानी जब आप इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो इनमें दोनों में भी जो दोनों वाले व्यक्ति हैं वे 2 बार जुड़ जाते हैं। तो इसलिए पर घटाने के बाद जो शुद्ध, किस पर चल रहा सवाल, फैल पे, तो जो शुद्ध फैल है वो 50% है। तो कोई समस्या तो नहीं, समस्या है तो फिर एक बार फिर से देखिए सवाल को। 50% बालक अगर फैल हैं, भाई परसेंट होता है 100 का। अब यदि 50% बालक फेल हैं तो पास कितने हैं, वो भी 85% हैं। अब हम सवाल के अनुसार देखें तो 50% बालक पास हैं और 50% बालक पास हैं। सवाल ये कह रहा है कि नहीं भाई 2500 बालक पास हैं, तो सवाल तो कह रहा है 2500 बालक पास हैं। हम कहें 50% बालक पास हैं, इसका मतलब 50% ही 2500 बालकों के बराबर हो गया। यदि ये जो वास्तविक संख्या दी ये फैल की दी तो फैल की इक्वल कर दो, पास की दी तो पास की इक्वल कर दो। तो 50% बराबर 2500 है, तो कुल कितना 5000। इसका मतलब स्कूल में टोटल 5000 बालक थे। क्लियर है बात है। एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 103 इसी प्रकार पढ़ते हैं। देखिए उसी प्रकार का सवाल है आपका 103। अभी जो 102 आपने पढ़ा कि परीक्षा में 42% छात्र गणित में और 52% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषय में फेल हुए हों तो 40 विद्यार्थी यदि टोटल पास हों दोनों विषय में, तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने होंगे। सवाल तो हो गया होगा। वीडियो पॉज कर लो, खुद निकाल कर देखिए और फिर चेक कीजिए अपना आंसर की। भाई आपके पास 2 विषय हैं, एक गणित है और एक आपका अंग्रेजी है। मैंने भी बताया था कि जो अलग अलग प्रतिशत हैं वे फेल पर हो या पास पर हो। सवाल हमें करना जो दोनों का इकट्ठा परसेंट दिया वो किस पर चल रहा, फैल पे, तो सवाल फैल पर हम करेंगे। देखिए अब यहाँ सवाल फैल का करना और ये परसेंटेज भी फैल पे ही है, तो ये तो हमारा और फायदा हो गया, हमें घटाना नहीं पड़ने का 100 में पे। तो पहले वाले विषय में 42% बालक फेल हैं, दूसरे वाले विषय में 52% बालक फेल हैं, कुल मिलाकर 94% बालक फेल हो गए। मगर 94 वो एक गलती कौन सी, ये जो 17% बालक फेल है वे यहाँ भी फेल होंगे और वे यहाँ भी फेल होंगे, तो वे तो दोनों और जुड़ गए। और यदि दोनों और जुड़ गए, मैंने योग कर दिया तो 94 में 2 बार जुड़ गए, तो आप एक बार माइनस कर दीजिए। तो जब आप दोनों 17% घटाओगे तो कुल मिलाकर 77% बालक फेल हैं। देखो सवाल फेल पर चल रहा है तो भाई फैला होगा। अब परसेंट तो 100 का है और 100 मतलब 77% बालक फेल है, तो पास कितने हैं 23%, 23/100। अब हम तो कहेंगे पास हैं 23%, 23/100 और सवाल क्या है पास हैं 40 विद्यार्थी, तो पास के बराबर, फेल वाली संख्या तो फेल के बराबर, अंग्रेजी के फेल जो भी दे उसी के बराबर कर दीजिए। अब हमारे अनुसार 23/100 पास है, सवाल में 40 पास है, इसका मतलब 23/100 बराबर 40 है। तो बताओ कुल कितना 100 ऊपर 23 नीचे, 23 से 2 बार बराबर 200, तो उस स्कूल में टोटल जो है वो 200 बालक है। ठीक है भाई, सेम सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित या जीव विज्ञान में से कम एक विषय अनिवार्य रूप से चुना हो और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो, तो बताइए वहां पर कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए जीव विज्ञान चुनने वाले 72% छात्र हैं और 44% ने चुना भाई गणित। सवाल ये कह रहा कि प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय जरूर चुना, या तो उसने गणित लिया या उसने जीव विज्ञान लिया या उसने दोनों लिए। ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिसने कोई विषय न लिया हो, सभी ने कोई ना कोई विषय लिया।
और यदि सभी ने विषय लिया तो सभी को बोल रहा है कि 100%। इसका मतलब 100% छात्रों ने कोई ना कोई विषय लिया है। और यदि 100% ने लिया है और मैंने जोड़ दूं तो फिर तो 100% आना चाहिए। लेकिन अगर जोड़ कर देखें तो ये बैठ गया भाई आपका 6 116%। यदि सभी के सभी छात्र कोई ना कोई विषय ले रहे तो 100% छात्र विषय ले रहे, फिर भी जोड़ने के बाद 100% से ज्यादा 116% हो गया। क्यों भाई? यदि आप जोड़ेंगे तो 100% क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ बालक ऐसे हैं जो दोनों विषय चुन रहे, और यदि दोनों विषय चुनेंगे उनकी गिनती 72 भी होगी, उनकी गिनती 40 भी होगी। और यदि कुछ विद्यार्थियों को आप 2 बार जोड़ेंगे तो ज्यादा तो हो गई। तो यहाँ पर टोटल 100% होना चाहिए, लेकिन 100% से कितना ज्यादा हुआ? 16% ज्यादा हुआ। इसका मतलब ज्यादा वही होगा जिसे आप ज्यादा बार जोड़ेंगे, और ज्यादा बार उसे जोड़ेंगे जो दोनों विषय चुनेगा। इसका मतलब 16% छात्रों ने दोनों विषय चुने। अब परसेंट के अनुसार तो 16% है जो दोनों विषय चुन रहे, और सवाल के अनुसार 40 बालक हैं जो दोनों विषय चुन रहे। इसका मतलब 16% ही 40 छात्रों के बराबर है। ने पूछा कुल कितना, तो कुल के लिए देखिए 16% बटे 100 बराबर 40। तो 100 ऊपर 16 नीचे, काट का छोटा कर दूं तो 250 छात्र टोटल स्कूल में है। अब एक सवाल आपके लिए है भाई, आपके सामने सवाल है, ऑप्शन भी आपके सामने है, इसे भी आप निकालिए और बताइए आपका आंसर है।